बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Students of class 7, now we will start work for day 9 of general science. Students, previous lecture में हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी और की पॉइंट्स तक हमने अपना काम किया था। आज स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज करनी है। क्या करना है? एक्सरसाइज में सबसे पहले हम फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। क्या देखेंगे? फिल इन द ब्लैंक्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 12 पर आपकी एक्सरसाइज मौजूद है। मैं एक बात आपको बताती चलूँ कि आपने पूरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव बनानी है खुद, MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स। इस एक्सरसाइज के अलावा आपने खुद हर टॉपिक में से बनानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट मैं यहाँ से पढ़ती जाऊँगी और आंसर आप लोग बोर्ड पर मैंने लिखा हुआ है वहाँ से आपको बताती जाऊँगी। तो फर्स्ट ब्लैंक है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। जैसा कि हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि कुछ प्रोसेस से गुजरने के बाद डाइजेशन हमारी कंप्लीट होती है और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कुछ हमारे बॉडी के पार्ट्स उसमें इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। हमने उसमें डिस्कस किया था कि डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से और ख़त्म कहाँ होती है? एनस पर। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है डाइजेशन। क्या है? डाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इज कॉल्ड डाइजेशन। सेकेंड ब्लैंक है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस दैट मूव फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। सेकेंड ब्लैंक का आंसर क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। स्टूडेंट्स, हमने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या पेरिस्टाल्सिस प्रोसेस कहाँ पढ़ा था? हमने ये इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स पढ़ा था कि जब फूड च्यू करने के बाद यानी कि च्यूड फूड हमारे माउथ से इसोफेगस में आती है तो वहाँ से फूड पुश किस तरह होती है हमारे स्टमक तक। तो हमने ये पढ़ा कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स यानी कि वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जो कि फूड को स्टमक तक पुश करती है। तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस दैट मूव फूड इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। थर्ड ब्लैंक है द ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड balloons in lungs called alveoli। क्या है? alveoli। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था
रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को हवा किस तरह पहुंचती है, एयर किस तरह पहुंचती है, तो हमने पढ़ा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज़ और थ्रोट, इसके ज़रिए हवा अंदर जाएगी। उसके बाद हमने एपिग्लोटिस पढ़ा, जिसमें जो कि जब आप सांस ले रहे होते हैं तो उस टाइम पे वो एपिग्लोटिस एक आप कह लें कवरिंग को, जब आप कोई चीज़ खाते हैं या पीते हैं तो वो विंड पाइप पर थोड़ा सा फ्लैप करती है ताकि आपकी खुराक फूड पाइप से आसानी से गुजर सके। स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने ये पढ़ा ट्रेकिया, विंड पाइप, जो कि सी शेप कार्टिलेज स्ट्रक्चर है। उसमें फूड स्लाइटली कोलैप्स करती है और आसानी से इसोफेगस तक पहुंच जाती है, इसीलिए उसका सी शेप स्ट्रक्चर होता है। फिर हमने पढ़ा कि 2 ट्यूब्स में डिवाइड होता है ट्रेकिया, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। अब एक ट्यूब जो है उसे ब्रोंकस कहते हैं। जब वो ट्यूब लंग्स में एंटर होती है तो छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब वो ब्रोंकियोल, एक ब्रोंकियोल के एंड पर हमने पढ़ा था कि एयर सैक्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई। और ये ग्रेप, मैंने आपको बताया था कि ग्रेप्स की तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, या आप कह लीजिए कि बैलून की तरह, तो इसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। और क्लस्टर का मतलब यहाँ पर गुच्छे की फॉर्म में, यानी बहुत, जैसे अंगूर होता है ना, ग्रेप्स का स्ट्रक्चर, बहुत सारे ग्रेप उसके साथ एक गुच्छे की तरह मौजूद होते हैं। तो थर्ड है हमारी द ग्रेप लाइक क्लस्टर्स ऑफ टाइनी थिन वॉल्ड बैलून्स इन लंग्स कॉल्ड एल्वियोलाई। क्या है? एल्वियोलाई। स्टूडेंट्स, फोर्थ ब्लैंक देखें। द डोम शेप्ड मसल एट द बॉटम ऑफ आवर चेस्ट इज कॉल्ड डायफ्राम। जी इसमें साइलेंट है, डायफ्राम। स्टूडेंट्स, ब्रीथिंग के प्रोसेस में जब हम इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, हमारी चेस्ट के नीचे एक डोम शेप, डोम कहते हैं गुंबद को, उस तरह का स्ट्रक्चर हमारी चेस्ट के बॉटम पर मौजूद होता है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? डायफ्राम। इस स्ट्रक्चर को, जो हमारे बॉटम ऑफ आवर चेस्ट मौजूद है, डोम शेप्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। फिफ्थ ब्लैंक देखिए। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ा था कि ब्रीदिंग सिंपल इज कि आप हवा अपने अंदर लेकर जाते हैं और निकालते हैं लंग से, लेकिन वो रेस्पिरेटरी सिस्टम वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी के तमाम सेल्स तक पहुंचती है। तो ये प्रोसेस जिसमें हम एयर को अंदर लेकर जाते हैं और लंग्स के ज़रिए बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। स्टूडेंट्स, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स आपने खुद बनानी है हर टॉपिक में से, तो मैं रिपीट कर देती हूँ आंसर्स। फर्स्ट ब्लैंक का आंसर है डाइजेशन, सेकंड का है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स, थर्ड का है एल्वियोलाई, फोर्थ है डायफ्राम, फिफ्थ है ब्रीदिंग। तो स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स हमारी कंप्लीट हुई। अब हमने करना है, बोर्ड पर देखिए, MCQs। अब MCQs के आंसर्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं।
स्टेटमेंट को समझते हैं और आंसर साथ देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्लेस वेयर डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड। वो कौन सी जगह है जहाँ पर हमारी डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होती है? ऑप्शन ए है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी स्टमक एंड ऑप्शन डी माउथ। स्टूडेंट्स, अब हमने ये पढ़ा था कि हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। माउथ में किस चीज़ की डाइजेशन होती है? कार्बोहाइड्रेट्स। प्रोटीन्स की डाइजेशन स्टमक में होती है। लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि हमारी फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, जिसमें डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब होती है और हमारे ब्लड के ज़रिए तमाम सेल्स तक पहुंचती है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है इसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन ए स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एमसीक्यू देखिए, व्हाट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मूव्स डाउन व्हेन वी इनहेल। हमारी बॉडी का वो कौन सा हिस्सा है जो कॉन्ट्रैक्ट करता है और नीचे मूव करता है जब हम सांस लेते हैं? ऑप्शन ए है ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन बी एल्वियोलाई, ऑप्शन सी है डायफ्राम, ऑप्शन डी किडनीज। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए तो छोटी छोटी ब्रांचेस हैं जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं, और एल्वियोलाई एयर सैक्स हैं जो कि ब्लड कैपिलरीज से कवर हैं और ये हमारी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं बॉडी में। जैसा कि हमने ब्लैंक में पढ़ा था, द डोम शेप मसल एट द बॉटम ऑफ आवर चेस्ट इज डायफ्राम। तो हमारी चेस्ट के बॉटम पर जो डोम शेप मसल मौजूद है उसे हम डायफ्राम कहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये बॉडी का जो पार्ट है हमारा नीचे बॉटम पर मौजूद है, जिसे हम डायफ्राम कहते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है और मूव्स डाउन जब हम इनहेल करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है सी। क्या है? सी, यानी कि डायफ्राम। थर्ड ब्लैंक एमसीक्यू है, एयर इज मॉइस्चर्ड, फिल्टर्ड एंड वार्म्ड इन द। ऑप्शन ए है एसोफेगस, ऑप्शन बी नोज, ऑप्शन सी माउथ एंड ऑप्शन डी स्टमक। तो स्टूडेंट्स, हवा जो है वो फिल्टर होती है हमारे नाक के अंदर, जैसे कि हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स में सबसे पहले पढ़ा था नोज़ के बारे में कि म्यूकस एक स्टिकी लिक्विड है जो प्रेजेंट होता है नोज़ में। हवा फिल्टर होती है, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स सारे उस म्यूकस के साथ चिपक जाते हैं। तो जब आप वज़ू करते हैं तो उस गंदगी को निकाल देते हैं। तो इसमें जो हवा को जो मतलब वेट कर रहा है, फिल्टर कर रहा है, वो क्या है? नोज़। ऑप्शन बी, थर्ड एमसीक्यू में ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। अ लार्ज मसल, एमसीक्यू नंबर 4, अ लार्ज मसल दैट separates the chest cavity from the abdominal cavity and helps in breathing। एक लार्ज मसल जो कि हमारी चेस्ट कैविटी में मौजूद है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी तक, वो मदद कराता है ब्रीदिंग के प्रोसेस में। जैसे कि हमने पढ़ा कि जब हम सांस लेते हैं तो जो डोम शेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है
और मूव्स डाउन, नीचे की तरफ मूव कर जाता है। तो जब हम एक्सहेल करते हैं तो वो ऊपर हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है लेरिंग्स, ऑप्शन बी ट्रेकिया, ऑप्शन सी डायफ्राम, ऑप्शन डी एल्वियोलस। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी डायफ्राम। MCQ नंबर 5, which produces juice for the final digestion of proteins, fats and carbohydrates? Option A mouth, option B large intestine and option C pancreas, option D gallbladder. तो स्टूडेंट्स, फाइनल डाइजेशन जैसा कि हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है और 3 ऑर्गन्स हेल्प आउट करते हैं डाइजेशन में। फर्स्ट हमने पढ़ा था लिवर, फिर पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल्स। तो इस तरह जो फाइनल डाइजेशन है प्रोटीन्स की, फैट्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की, वो कौन करवा रहा है? पैंक्रियाज। ऑप्शन सी, 5th MCQ का ऑप्शन सी है करेक्ट ऑप्शन। द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेरिस्टालसिस इज कॉल्ड ऑप्शन ए ब्रीदिंग, ऑप्शन बी बर्निंग, ऑप्शन सी वॉमिटिंग, ऑप्शन सी डी ब्लड सर्कुलेशन। स्टूडेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो उसे कहते हैं कि जो हमारी फूड है वो एसोफेगस से स्टमक तक वेव की मूवमेंट में, वेव लाइक मूवमेंट जो है उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, जो फूड को इसोफेगस से स्टमक तक पुश करती है वेव की फॉर्म में। लेकिन पेरिस्टालसिस का रिवर्स प्रोसेस क्या है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है, वॉमिटिंग। देखिए, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में तो फूड आपकी नीचे जा रही है, लेकिन वॉमिटिंग की सूरत में आपकी फूड बाहर आती है इसोफेगस से सारी। तो ये रिवर्स प्रोसेस है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का। तो स्टूडेंट्स, MCQ नंबर 1 का आंसर है ए, 2 का ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन बी, 4 ऑप्शन सी, 5 ऑप्शन सी और 6 ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। स्टूडेंट्स, आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है लेबल द डायग्राम। आपने डायग्राम को लेबल करना है। लेबल द डायग्राम। ये आप देख सकते हैं टीथ, ये है टंग, इसोफेगस, ये है स्टमक, लिवर, पैंक्रियाज, ये आप देख सकते हैं। ये पैंक्रियाज है, ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये रेक्टम है और एनस। अब ये समझते हैं, ये डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम है। जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है माउथ से। अब डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होती है, तो माउथ में जो हेल्प करते हैं वो हैं टीथ। फूड को ग्राइंड करने में, स्मॉल पीसेस में कटिंग करने में टीथ हेल्प करते हैं।
और टंग का क्या काम है? टंग मिक्स करती है फूड को सलाइवा के साथ मिलके, जो कि सलेवरी ग्लैंड्स प्रोड्यूस होते हैं। टंग के नीचे भी मौजूद होते हैं ये ग्लैंड्स। तो फूड पहले माउथ से टीथ ग्राइंड करेंगे, सलाइवा उन्हें सॉफ्ट करेगा टंग के साथ मिक्स करने में, और उसके बाद हमारी फूड इसोफेगस में चली जाती है। ये है इसोफेगस। अब हमारी फूड च्यूड फूड इसोफेगस में आ गई। अब यहाँ पर हमने एक प्रोसेस पढ़ा था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि वेव लाइक मूवमेंट, वो हमारी फूड को पुश करने में हेल्प करती है स्टमक तक। अब फूड हमारे स्टमक में मौजूद है। अब स्टमक का काम है डाइजेशन कराना प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स में हमने पढ़ा था मीट, एग्स, मिल्क एट्सेट्रा। स्टूडेंट, इसके बाद यहाँ पर कुछ गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूस स्टमक में मौजूद होते हैं, जो कि यहाँ पर डाइजेशन कराने में हेल्प कराते हैं। वो गैस्ट्रिक जूस में एसिड होता है जो आपकी फूड में से जर्म्स को किल करता है। अब यहाँ से हमारी फूड स्टमक में आई। स्टमक के बाद हमारी फूड जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में अब फाइनल डाइजेशन होगी। फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होगी। इसके बाद यहाँ पर 3 ऑर्गन्स हेल्प कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। लिवर, ये आप देख सकते हैं, लिवर, पेंक्रियाज, ये पेंक्रियाज है, और स्मॉल इंटेस्टाइन की ये वॉल्स, ये हेल्प कराती हैं फाइनल डाइजेशन की स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जब डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब हो गई ब्लड में, तो अब ये हमारी ब्लड में एब्जॉर्ब होने के बाद तमाम बॉडी सेल्स तक पहुंच जाए। अब स्टूडेंट्स, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि रेक्टम और एनस पर एंड हो रही है। ये है लार्ज इंटेस्टाइन। इसका क्या काम है? जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाएगी। अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन का काम है वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को एब्जॉर्ब कराना। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब वाटर ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए तो कॉन्स्टिपेशन फेस करना पड़ती है, और अगर कम वाटर कम एब्जॉर्ब हो रहा है तो लूज मोशंस। स्टूडेंट्स, अनडाइजेस्टेड फूड जब सॉलिड हो जाती है, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में अनडाइजेस्टेड फूड जब सॉलिड हो जाती है, तो उसे हम फीसिस कहते हैं, जो कि वेस्ट मटेरियल है, और वो फीसिस तमाम रेक्टम में जमा होते हैं। कहाँ? रेक्टम में। रेक्टम में जमा होने के बाद हमारी बॉडी को जब अर्ज होता है तो एनस के ज़रिए वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम में हमने समझा कि हमारी जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ, टीथ से, फिर टंग, इसोफेगस, लिवर, स्टमक, पेंक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 9 इज कंप्लीट नाउ। आपने इसे अच्छे तरीके से पढ़ना है और याद करना है। Students of class 7, now we will start work for day 10 of general science. Students,
प्रीवियस लेक्चर में हमने अपनी रीडिंग कंप्लीट कर ली थी की पॉइंट्स तक, और एक्सरसाइज में ऑब्जेक्टिव का पोर्शन कंप्लीट किया था, जिनमें हमने एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट किया। आज जो हमने स्टार्ट करना है वो है डिक्टेशन वर्ड्स। आज हमने डिक्टेशन वर्ड्स करने हैं। फर्स्ट वर्ड है एलिमेंट्री कैनाल। क्या वर्ड है? एलिमेंट्री कैनाल। स्पेलिंग्स देखते हैं। ALIMENTARY, एलिमेंट्री कैनाल। CANAL, कैनाल। क्या वर्ड है? एलिमेंट्री कैनाल। सेकंड है इसोफेगस। क्या वर्ड है? इसोफेगस। OESOPHAGUS, इसोफेगस। थर्ड है विलाई। क्या वर्ड है? विलाई। VILLI, क्या बना? विलाई। फोर्थ है फीसेस। क्या वर्ड है? फीसेस। FAECES, फीसेस। फिफ्थ है डायरिया। क्या वर्ड है? डायरिया। DIARRHOEA, क्या बना? डायरिया। सिक्स है कॉन्स्टिपेशन। क्या वर्ड है? कॉन्स्टिपेशन। CONSTIPATION, कॉन्स्टिपेशन। सेवन है ट्रेकिया। क्या वर्ड है? ट्रेकिया। TRACHEA, ट्रेकिया। एट वर्ड है ब्रोंकियोल्स। क्या वर्ड है? ब्रोंकियोल्स। BRONCHIOLES, ब्रोंकियोल्स। नाइन है एल्वियोलाई। क्या वर्ड है? एल्वियोलाई। ALVEOLI, एल्वियोलाई। 10 वर्ड जो है that is congestion। क्या वर्ड है? congestion। CONGES, congestion। TION, congestion। 11 है एपीटाइट। क्या वर्ड है? एपीटाइट। APPETITE, एपीटाइट। 12 है एंटीबायोटिक। ANTIBIO, बायो, TIC, टिक, एंटीबायोटिक। तो डिक्टेशन वर्ड्स में हमने पढ़ा एलिमेंट्री कैनाल, इसोफेगस, थर्ड विलाई, फोर्थ फीसेस, फिफ्थ डायरिया, सिक्स कॉन्स्टिपेशन, 7 ट्रेकिया, 8 ब्रोंकियोल्स, 9 alveoli, 10 congestion, 11 appetite, 12 एंटीबायोटिक। तो स्टूडेंट्स की 12 डिक्टेशन वर्ड्स हैं।
अब हमने स्टार्ट करने हैं वर्ड्स मीनिंग्स। क्या? वर्ड्स मीनिंग्स। फर्स्ट वर्ड है डाइजेशन, यानी कि हजम करना। क्या वर्ड है? डाइजेशन, हजम करना। जैसे कि हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम में कि हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसके बाद डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो क्या बना? डाइजेशन, हजम करना। दूसरा है इसोफेगस। क्या वर्ड है? इसोफेगस, ग़ज़ा की नाली, जिसमें हमने पढ़ा था कि च्यूड फूड जब माउथ से आती है तो इसोफेगस में आती है। अब इसोफेगस से वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए हमारे स्टमक में जाती है। तो इसोफेगस, ग़ज़ा की नाली। थर्ड है ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग कहते हैं पीसने का अमल। क्या है? पीसने का अमल। जैसे आप लुकमा लेते हैं तो उसे किस तरह ग्राइंड करते हैं? आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पहले काटते हैं, फिर उसे अच्छी तरीके से चबाते हैं तो वो ग्राइंड हो जाता है, जिसे ग्राइंडिंग, पीसने का अमल। फोर्थ है स्लाइवा। क्या है? स्लाइवा, जिसे हम थूक या लुआब भी कहते हैं। फिफ्थ है एसिड, यानी कि तेज़ाब। एसिड, तेज़ाब। हमने पढ़ा था कि स्टमक में जो हमारे डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है, उनमें एसिड मौजूद होता है, तेज़ाब, जो कि हमारी फूड में से जर्म्स को किल करता है। 6 है एब्जॉर्ब, जज्ब करना। एब्जॉर्ब, जज्ब करना। 7 है एंग्जाइटी, यानी कि बेचैनी। ये हमने डायरिया में डिस्कस किया था कि एंग्जाइटी और एक्साइटमेंट की वजह से भी डायरिया हो सकता है। एंग्जाइटी, बेचैनी। 8 है कॉन्टेमिनेटेड फूड। क्या है? कॉन्टेमिनेटेड फूड, यानी कि आलूदा खुराक। क्या है? आलूदा खुराक। नंबर 9 पर है ब्रीथ। क्या है? ब्रीथ, यानी कि सांस लेना। क्या है? सांस लेना। 10 पे है म्यूकस। ये हमने पढ़ा था कि जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट्स पढ़ रहे थे तो हमने इसमें नोज़ और थ्रोट पढ़ा था, जिसमें नोज़ में एक स्टिकी लिक्विड होता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूकस बलगम। क्या है? म्यूकस बलगम। 11 है कफ। कफ कहते हैं खांसी को। किसे कहते हैं? खांसी। 12 है नेज़ल कंजेशन। क्या है? नेज़ल कंजेशन, यानी कि नाक का बंद होना। नेज़ल कंजेशन, नाक का बंद होना। तो स्टूडेंट्स, हमारे वर्ड मीनिंग और डिक्टेशन वर्ड्स कंप्लीट हुए। अब हमारे चैप्टर में एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस रह गए थे। अब 1 बाय 1 इन शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। पेज नंबर 13 पर 1 बाय 1 शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैं आपको एक एक शॉर्ट क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद आंसर आपको बताऊंगी।
तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इन आवर बॉडी? कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में किस तरह प्रोड्यूस होती है? अब इसका आंसर क्या है? First answer, how does carbon dioxide produced in our body? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड is produced in our body during the process of respiration. इसका आंसर क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड is produced in our body during the process of respiration. यानी कि जब हमने लंग्स का स्ट्रक्चर, लंग्स के बारे में पढ़ा था कि जब एयर लंग्स में जाती है तो ब्रोंकियोल्स के एंड पर एयर सैक्स मौजूद होते हैं जिनको हम एल्वियोलाई कहते हैं। वो एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज से कवर होते हैं। अब जो ऑक्सीजन है वो ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो जाती है, जो कि हमारे फिर ब्लड में शामिल होती है, और वो हमारा ब्लड तमाम बॉडी पार्ट्स तक वो ऑक्सीजन को पहुंचाता है। और एक प्रोडक्ट भी उसमें प्रोड्यूस होती है जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ये वेस्ट प्रोडक्ट है जिसकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो हमारा ब्लड इसे वापस लंग्स के पास ले जाता है और लंग्स इसे जब हम एक्सहेल करते हैं तो हमारी बॉडी से निकाल देता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ इज स्मॉल इंटेस्टाइन इम्पोर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम? तो स्टूडेंट्स, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारी बॉडी में, वो किस तरह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए? तो आंसर नंबर 2, स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन में से पहले लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। Small intestine is important in our digestive system. उसके बाद बुक पेज नंबर 6 खोलें। बुक पेज नंबर 6। पहले आपने क्वेश्चन में से लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद आपने पेज नंबर 6 खोलना है। बुक पेज नंबर 6 तो खोलिए। एज फूड लीव्स आवर स्टमक, इट इज पास्ड ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन विच इज अ लॉन्ग थिन ट्यूब coiled inside our abdomen. Final digestion of carbohydrates, fats and proteins occurs in the small intestine. तो स्टूडेंट्स, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल डाइजेशन कहाँ पर हो रही है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन हो रही है, जिसमें हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब करना है फैट्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और प्रोटीन्स को। उसके बाद ये डाइजेशन होने के बाद ये सब कुछ जब हमारा ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो ब्लड हमारी बॉडी के तमाम सेल्स को ये फूड पहुंचा देगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत अहम है ये। तो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पता चल गया। सबसे पहले आपने क्वेश्चन में से ही लिखना है स्मॉल इंटेस्टाइन इज इम्पॉर्टेंट इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम व्हेन। फिर उसके बाद लिखना है आपने बुक पेज नंबर 6 पर फूड लीव्स आवर स्टमक से लेकर 3rd लाइन स्मॉल इंटेस्टाइन तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। वाई आर वी प्रोवाइडेड विद टीथ? क्वेश्चन क्या है? वाई आर वी प्रोवाइडेड विद टीथ, यानी कि हमें दांत जो है वो क्यों दिए गए हैं? आंसर 3 है आपने लिखना है teeth are provided to break the food into small pieces by cutting and grinding. आंसर 3 है teeth are provided to break the food into small pieces by cutting and grinding. जब आप कोई भी चीज़ खाते हैं तो आपके दांत आपकी मदद करते हैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में और पीसने में, ताकि आसानी से वो आपके एसोफेगस से नीचे स्टमक तक जा सके। अगर तो आप अच्छे तरीके से ग्राइंड नहीं करते तो वो फिर आपके थ्रोट में यानी कि आपके गले में फंस सकता है। इसलिए जब भी आप खाना खाएं तो लुकमा छोटा लें ताकि उसे अच्छे तरीके से ग्राइंड करके आप निगल सकें। तो इसका आंसर है टीथ आर प्रोवाइडेड टू ब्रेक द फूड इनटू स्मॉल पीसेस बाय कटिंग एंड ग्राइंडिंग। तो स्टूडेंट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर एल्वियोलाई? एल्वियोलाई क्या है? इसका आंसर है बुक पेज नंबर 9 पर। आंसर नंबर 4 बुक पेज नंबर 9। एल्वियोलाई क्या है? तमाम स्टूडेंट्स बुक पेज नंबर 9 खोलें। पेज नंबर 9 पर सेकंड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, यहाँ से एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। स्टूडेंट्स, जब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे हमने उसमें पार्ट्स को डिस्कस किया। सबसे पहले नोज एंड थ्रोट, देन ट्रेकिया जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, उसके बाद ब्रोंकाई एंड लंग्स। ट्रेकिया जब
ट्रेकिया जब दो में डिवाइड हुआ उसे हमने ब्रोंकाई कहा। एक ट्यूब को यानी कि सिंगुलर को हम ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकस जब लंग्स में एंटर होती है, एक लंग में, तो उसमें जाके बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम ब्रोंकियोल्स कहते हैं। अब एक ब्रोंकियोल के एंड पर एयर सैक्स मौजूद हैं, जिन्हें हम एल्वियोलाई कहते हैं। एल्वियोलाई ब्लड कैपिलरीज से कवर है, जैसे कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर या बबल्स की तरह, बैलून की तरह स्ट्रक्चर, इसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लियर? एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंकियोल टाइनी एयर सैक्स कॉल्ड एल्वियोलाई आर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो इसका आंसर है बुक पेज नंबर 9 पर ही पिंक बॉक्स। पेज नंबर 9 पर ही पिंक बॉक्स में इसका आंसर मौजूद है। स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है। एक तो आपकी एक्सरसाइज में दिया हुआ है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, और इसके आंसर में ही ऊपर क्वेश्चन लिखा है हाउ डू वी ब्रीथ, हम किस तरह सांस लेते हैं। तो इसका आंसर ये पिंक बॉक्स में थर्ड लाइन, द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स। फर्स्ट है इनहेलिंग और सेकंड है एक्सहेलिंग। अब इनहेलिंग क्या है? When the intercostal muscles pull or ribs outward and the diaphragm contracts, the air enters the lungs. It is called inhaling. Students, हम दो तरीके हैं जिससे सांस का अमल चल रहा है। एक, हम अंदर हवा को लेकर जाते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हमारी पसलियों के दरमियान मौजूद हैं, हमारी रिब्स यानी कि पसलियां ऊपर को जब खींचती हैं, तो डायाफ्राम जो कि डोम शेप मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और हवा हमारे लंग्स में एंटर होती है। इस प्रोसेस को हम इनहेलिंग कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हमारी पसलियां ऊपर को खींचती हैं और डायाफ्राम यानी कि डोम शेप स्ट्रक्चर वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हवा हमारे लंग्स में पहुंचती है, जिसे हम इनहेलिंग कहते हैं। एक्सहेलिंग है व्हेन द इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायाफ्राम मसल्स रिलैक्स, the air moves out of the lungs. It is called exhaling. जब हमारे पसलियों के दरमियान के मसल्स या जिन्हें हम इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं वो रिलैक्स होते हैं और हवा हमारे लंग्स से बाहर मूव कर जाती है, इस प्रोसेस को हम एक्सहेलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सहेलिंग। Students, question number 6 and last question is, what measures can one take to prevent diarrhea? अब हम कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं डायरिया से बचने के लिए? तो इसका आंसर है बुक पेज नंबर 7। बुक पेज नंबर 7 पर डायरिया का टॉपिक, इसके 3rd पैराग्राफ की लास्ट लाइन है, वी कैन प्रिवेंट डायरिया बाय फॉलोइंग द टिप्स गिवन बेलो।
यहाँ पर कुछ उन्होंने हमें बचाव के तरीके बताए हुए हैं। पहला है ऑलवेज वॉश योर हैंड्स विद सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। हम जब भी टॉयलेट यूज़ करें हमें हाथ साबुन से अच्छे तरीके से धोने चाहिए। सेकंड है वॉश ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर कुकिंग और ईटिंग। हमें फल और सब्जियां खाने या पकाने से पहले अच्छे तरीके से वॉश करनी चाहिए। थर्ड है डोंट ईट अनकुक्ड मीट एंड एग्स। हमें जो है वो मीट यानी कि गोश्त और अंडे अच्छे तरीके से पकाकर फिर खाने चाहिए। ये 3 प्रिवेंटिव मेजर्स बताई हुई हैं जिन्हें अगर हम फॉलो करेंगे तो डायरिया से बच सकते हैं। स्टूडेंट्स, वर्क फॉर डे 10 इज कंप्लीट नाउ। और हमारा ये चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आपने इस चैप्टर की अच्छे से रीडिंग करनी है, लर्निंग और राइटिंग। डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स भी लिखने हैं। जो मैंने आपको करवाए हैं उसके अलावा भी आपने लिखने हैं। और इस पूरे चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चंस और ऑब्जेक्टिव के पोर्शन में MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स खुद बनानी है। जब आप स्कूल आएंगे तो मैं आपका ये काम चेक करूँगी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपके पहले टेस्ट लिए गए थे घर में, इसी तरह अब भी आपके टेस्ट लिए जाएंगे। इन्हीं लेक्चर्स को आपने अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा पढ़ना है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। Thank you.